नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग खंड 3 दोस्तों एग्जाम्पल 91 पे आधुनिक भारत स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे बीपीएससी तैयारी 2 या 3 में दोस्तों बीपीएससी तैयारी 3.0 में दोस्तों आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होगी दोस्तों। आज का जो चैप्टर होने वाला 18वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला दोस्तों, यहाँ से आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इस आधुनिक भारत को 1 से 2 बार या 3 बार जरूर से जरूर रिवीजन की थ्योरी है दोस्तों। दृष्टि का क्विक बुक का थ्योरी है, बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के स्थापित नवीन स्वशायत राज्य दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को जैसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूमिका, आधुनिक भारत की भूमिका पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए और उनकी सत्ता की बागडोर ईरानी और तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई दोस्तों। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा। मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों को विवरण निम्नलिखित हैं दोस्तों। ये पहला है हैदराबाद दोस्तों। हम लोग हैदराबाद पर चर्चा करते हैं। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य था और आसफ जाही वंश के संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खां को बोलते हैं हम लोग निजाम उल मुल्क दोस्तों था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और निजाम उल मुल्क आसफ जहां को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7,000 जात का दर्जा प्राप्त था दोस्तों। निजाम उल मुल्क दोस्तों आसफ जहां को मुगल सत्ता में ने कितना जात प्राप्त था तो 7,000 दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा ढक्कन में नियुक्त सूबेदार था दोस्तों। वर्ष 1720 से 1722 के बीच ढक्कन में उसने वित्तीय और राजनीतिक प्रशासन पर नियंत्रण कर अपनी स्थिति सुदृढ़ और ढक्कन के उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रहे उत्तराधिकारी की प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर वह ढक्कन क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी दोस्तों। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया दोस्तों। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरन चंद्र को अपना दीवान नियुक्त किया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निजाम उल मुल्क ने ढक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राज व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास भी किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 1724 में सूकर खेड़ा, जिसे हम लोग शक्कर खेड़ा भी बोला जाता है दोस्तों, शक्कर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को ढक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया दोस्तों। उसे आसफ जाह की उपाधि भी प्रदान की दोस्तों। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद का आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए कर्नाटक के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कर्नाटक मुगल ढक्कन का एक सूबा था जो हैदराबाद राज्य के निजाम के अंतर्गत ही आता था। कर्नाटक के नायाब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था दोस्तों। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सादत खां उल्ला
सादत उल्ला खान ने अरकाट को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। सादत उल्ला खान ने सादत उल्ला खां के बाद उत्तराधिकारी के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकारी का प्रश्न अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना दोस्तों। अंततः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया दोस्तों। चलिए हम लोग बंगाल पर चर्चा करते हैं। देखिए बंगाल दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है दोस्तों। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है दोस्तों। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुशान था। उस समय कौन था बंगाल का सूबेदार दोस्तों? अजीमुशान था दोस्तों, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां के पास थी दोस्तों। मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसे ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी दोस्तों। मुर्शिद कुली खान के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे। इसमें पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया दोस्तों। दूसरा विद्रोह जो था वो सुजात खान ने किया था, और तीसरा विद्रोह जो था वो नजात खान ने किया दोस्तों। आगे चलिए हम लोग। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया दोस्तों। क्वेश्चन अगर पूछे कि मुर्शिद कुली खान बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर किसे बनाई थी, तो मुर्शिदाबाद को दोस्तों। नेक्स्ट चलिए। मुर्शिद कुली खान ने राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया दोस्तों। नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि यानी प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया, तथा ठेके पर भू राजस्व वसूल की गई प्रणाली को इजेदारी व्यवस्था की शुरुआत की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया दोस्तों। मुर्शिद कुली खां जो था दोस्तों, गरीब किसान वर्ग के लोगों को भू राजस्व में कमी को देखते हुए तकावी ऋण की व्यवस्था किया, मतलब लोन की भी व्यवस्था किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 बंगाल का नवाब बना दोस्तों। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद कौन था? शुजाउद्दीन था दोस्तों, जो बंगाल का नवाब बना 1727 से 39 के बीच दोस्तों। और शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां 1739 में बंगाल का नवाब बना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। (1740) में बिहार के नायाब सूबेदार अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया यानी कुछ स्रोतों में घेरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया नजराना देकर अपने पद स्वीकृति प्राप्त की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलीवर्दी खां ने राघोजी भोसले से 1751 में उड़ीसा क्षेत्र का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की दोस्तों।
कौन किया? तो अलीवर्दी खां ने किया दोस्तों। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर के किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी दोस्तों। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दोहित यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना दोस्तों। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका दोहित यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था दोस्तों। सबसे बड़ा शत्रु कौन था? बंगाल के सेना का सेनानायक मीर जाफर था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे दोस्तों। सिराजुद्दौला ने 1757 में फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। फ्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मीर जाफर को इतिहासकारों ने कलाइब के गीदड़ की पदवी दी थी दोस्तों। मीर जाफर को इतिहासकारों ने कलाइब को गीदड़ की पदवी दी थी। गीदड़ की पदवी किसे दी थी? तो कलाइब के गीदड़ की पदवी दी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम 1760 से 63 में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के कहाँ ले गया? मुंगेर स्थानांतरित किया दोस्तों। बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 63 में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर की ओर स्थानांतरित किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया गया और सेना का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में बंगाल के अवधस्थ नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना नेतृत्व नेतृत्व कौन करा था? अंग्रेजी सेना का हेक्टर मुनरो से सामना हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा 12 अगस्त को हुआ था दोस्तों। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी प्रदान कर दी गई दोस्तों। इजेदारी प्रथा देखिए दोस्तों। इजारेदारी प्रथा क्या था? इजेदारी राजस्व वसूलने वाले ठेकेदार अथवा राजस्व कृषक होते थे। इन्हें शासक द्वारा लगान वसूलने का दायित्व सौंपा जाता था और इजेदारों द्वारा राजस्व वसूलने की व्यवस्था को इजेदारी प्रथा कहते थे। इसमें भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजेदारों के साथ यह करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित राशि लगान के रूप में देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए बंगाल के नवाब को देखते हैं हम लोग। देखिए, मुर्शिद कुली का शासनकाल कितना था दोस्तों? 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली का शासन रहा दोस्तों। उसके बाद शुजाउद्दीन आया दोस्तों। इसका शासन 1727 से 39 तक रहा शुजाउद्दीन का दोस्तों। उसके बाद सरफराज खां आया था।
सरफराज खां का शासन रहा दोस्तों 1739 से 1740 दोस्तों। फिर अलीवर्दी का शासन आया दोस्तों, इसका रहा 1740 से 1756 दोस्तों। अलीवर्दी का कितना रहा 40 से 1740 से 56 दोस्तों। फिर साथियों सिराजुद्दौला आया दोस्तों 1756 1757 इसका शासनकाल रहा दोस्तों। मीर जाफर दोस्तों 1757 से 60 तक इसका शासन रहा। मीर कासिम दोस्तों फिर आया 1760 से 1763 तक इसका शासन रहा मीर कासिम का दोस्तों। और फिर मीर जाफर दूसरी बार फिर आया दोस्तों 1763 से 1765 तक ये शासन किया था। फिर नजमुद्दौला आया दोस्तों 1765 से 1766 तक शासन किया। फिर आया सैफुद्दौला दोस्तों, सैफुद्दौला जो आया वो 1766 से 70 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। एक बार फिर से देख लिया जाए, सैफुद्दौला जो आया दोस्तों वो 1766 से 70 में आया था। नजमुद्दौला तो 1765 से 66 में आया था। अब मीर जाफर जो दूसरी बार आया 63 से 65 में आया, 1763 से 65। अब मीर कासिम 1760 से 63 तक ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। अब मीर जाफर दोस्तों, मीर कासिम था जो 1760 से 1763 तक रहा दोस्तों। मीर जाफर 1757 से 60 तक दोस्तों। और सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक रहा दोस्तों। अलीवर्दी खां दोस्तों 1740 से 56 तक रहा। सरफराज खां दोस्तों 1739 से 40 रहा। और शुजाउद्दीन रहा दोस्तों 1727 से 1739। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक रहा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अवध पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अवध एक स्वशायत राज्य का संस्थापक सादत खां था दोस्तों। अवध के स्वशायत राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां दोस्तों, जिन्हें बुरहान उल मुल्क को माना जाता था दोस्तों। इनका नाम फिर एक क्या था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अवध एक समृद्धशाली प्रांत था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। दूसरी उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग यहीं से होकर गुजरता था दोस्तों। सादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया दोस्तों। सादत खां जो थे 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किए थे। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालात को बेहतर बनाया दोस्तों। उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों के हालात को बेहतर किया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान ने 7000 का मनसब, कुछ स्रोतों में 6000 मनसब भी है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों। सादत खां ईरानी गुट का था दोस्तों। किस गुट का था? ईरानी गुट का सादत खां था दोस्तों। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया गया दोस्तों। 1739 में सादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अब्दुल मंसूर खां अवध का नवाब बना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। क्या हुई? लखनवी तहजीब विकसित हुई सफदरजंग के समय में दोस्तों अवध में। सफदरजंग ने 1748 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया दोस्तों। 1754 में अवध में सफदरजंग की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर को शरण दी थी दोस्तों। 1754 में अवध में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर को शरण दी थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया दोस्तों। और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर युद्ध में 1764 में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अभ्यस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया दोस्तों।
बंगाल के अब्दस नवाब मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर के युद्ध में दोस्तों। 1764 में लड़ा गया था अंग्रेज और शुजा-उद-दौला के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब असफ-उद-दौला 1775 से 97 में हुआ दोस्तों। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी दोस्तों। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया दोस्तों? तो आसफ-उद-दौला दोस्तों, आसफ-उद-दौला दोस्तों। चलिए, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था दोस्तों। अवध का अगर क्वेश्चन पूछे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था दोस्तों। 1847 से 56 था। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट पर, सरकारी रिपोर्ट जिसे आउटरम की रिपोर्ट बोलते थे, के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। मैसूर पर चलिए चर्चा करते हैं। तालीकोटा के युद्ध में जनवरी 1565 में पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उसे मैसूर एक प्रमुख राज्य था दोस्तों। उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था दोस्तों। इस समय मैसूर का वाडियार वंश का शासक था। उस समय मैसूर का कौन सा वंश था दोस्तों? वाडियार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था दोस्तों। चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक बागडोर दो मंत्रियों में नंजराज और देवराज के हाथों में था दोस्तों। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझता था। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में 1722 भी दिया गया है, मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मैसूर के कोलार जिले में हुआ। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया तथा अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद पर पहुंच गया दोस्तों। 1755 में डिंडुगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की दोस्तों। और 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। तत्पश्चात बिदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा दोस्तों। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों और निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा। हैदर अली एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया और जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई और तोप खाने आदि का भी निर्माण कराया दोस्तों। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि कर लगाया, जहां नायरों से उसका संघर्ष हुआ। नेक्स्ट देखिए, हैदर की मृत्यु 1782 ईस्वी के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था दोस्तों। चलिए केरल के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल 4 प्रमुख राज्य थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर दोस्तों। ये केरल के ही भाग थे। 4 प्रमुख राज्य कौन कौन थे 18वीं सदी में शुरुआत में केरल में दोस्तों? कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर दोस्तों। त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली दोस्तों। उसने डचों को हराकर
केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया दोस्तों। किसने हराया था? राजा मार्तंड वर्मा ने दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का गठन किया तथा उसने आधुनिक शस्त्रों में सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार में किया दोस्तों। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया दोस्तों। साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने का भी प्रयास किया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ दोस्तों। कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ। वह प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। वह अंग्रेजी में धाराप्रवाह बातचीत करता था। उसकी यूरोपीय मामले में गहरी रुचि थी। वह लंदन और कलकत्ता एवं मद्रास से निकलने वाले अखबारों एवं पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था दोस्तों। 18वीं सदी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम संस्कृत के विद्वानों का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। केरल के महान कवि कुंचन नाम्बियार भी इसी समय के थे। कुंचन नाम्बियार दोस्तों केरल के महान कवि थे दोस्तों। 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उसके संस्थापक देखिए। स्वतंत्र राज्य और संस्थापक। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे दोस्तों, जिन्हें चिनक्रिज खां कहते हैं। और कर्नाटक के दोस्तों सादत उल्ला खां था दोस्तों। कर्नाटक के जो संस्थापक स्वतंत्र राज्य के थे सादत उल्ला खां दोस्तों। बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे दोस्तों। अवध के अवध का सादत खां दोस्तों, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा गया। मैसूर का दोस्तों हैदर अली था। और केरल त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा थे दोस्तों। केरल का कौन थे? मार्तंड वर्मा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए। हैदराबाद के कौन थे? निजाम उल मुल्क चिनक्रिज खां। और कर्नाटक के थे सादत उल्ला खां। और बंगाल के मुर्शिद कुली खां। अवध के थे सादत खां दोस्तों। बुरहानुल मुल्क भी उन्हीं को बोला जाता था। मैसूर के थे हैदर अली। और केरल के त्रावणकोर मार्तंड वर्मा थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जाट के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जाट खेतिहरों की एक जाति थी दोस्तों, जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट देखिए। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। भरतपुर के जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है दोस्तों। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून यानी प्लेटो कहा जाता है दोस्तों। 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। भरतपुर में लोहागढ़ का किला सूरजमल ने बनाया दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछे कि लोहागढ़ का किला किसने बनाया भरतपुर में, तो सूरजमल ने बनवाया था दोस्तों। चलिए हम लोग रुहेलखंड पर चर्चा करते हैं। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसकी पहली राजधानी आमला यानी बरेली थी दोस्तों। बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी। यह हिमालय की तराई में गंगा तट के कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था दोस्तों। रुहेलों का अवध यानी दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहा।
रूहेलों का अवध और दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहा। रूहेलों के नेता हाफिज रहमत खां थे दोस्तों। रूहेलों के नेता कौन थे? हाफिज रहमत खां। बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपया देने की बात की गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 1773 ईस्वी में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांगी दोस्तों। रुहेल नेता हाफिज रहमत खां रुहेल नेता हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि ना देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। मीरानपुर कटरा के युद्ध अप्रैल 1774 में हाफिज रहमत खान लड़ते हुए मारा गया दोस्तों। कहाँ पे? मीरानपुर कटरा के युद्ध में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अंततः रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समर क्षेत्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया गया दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बनाया। कौन ना? फैजुल्ला खां दोस्तों। हम लोग पंजाब पर चर्चा करते हैं। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी दोस्तों। सिखों के 10 गुरु हुए दोस्तों। चलिए हम लोग सभी को पढ़ते हैं। सिख गुरु और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। और गुरु अंगद दोस्तों दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के प्रचारक और विशेष योगदान गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक भी बोले जाते हैं दोस्तों गुरु अंगद को। और तीसरे गुरु कौन थे? गुरु राम अमरदास दोस्तों। लंगर प्रथा के अस्थायी बनाया और मंझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया दोस्तों। कौन? गुरु अमरदास दोस्तों। गुरु रामदास दोस्तों चौथे गुरु हुए। समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाए और अमृत शहर बसाया। किसने दोस्तों? गुरु रामदास ने। चौथे गुरु थे। पांचवें गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में तरन तारण तथा करतारपुर नामक शहर बसाया और जहांगीर द्वारा 1606 ईस्वी में इनकी हत्या कराई गई थी दोस्तों। जहांगीर के द्वारा किसकी हत्या कराई गई थी? गुरु अर्जुन देव की। आदि ग्रंथ का संकलन भी 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने किए थे दोस्तों। छठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए दोस्तों। अमृतसर की स्थापना अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु हरगोविंद ने दोस्तों। सिखों को लड़ाकू कौम में बदला और कश्मीर में किरतपुरा नगर बसाया। कश्मीर में किरतपुरा नगर किसने बसाया? गुरु हरगोविंद ने दोस्तों। सातवें गुरु गुरु हरराय दोस्तों। दारा सिखों से अच्छे संबंध, शांत और एकांत जीवन व्यतीत किया दोस्तों। दारा सिखों से किनका अच्छा संबंध था दोस्तों? गुरु हरराय का। आठवें गुरु देखिए गुरु हरकिशन दोस्तों। चेचक के कारण मृत्यु हो गया था। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर दोस्तों। आनंदपुर साहिब की स्थापना हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक औरंगजेब द्वारा हत्या किया गया था दोस्तों। गुरु तेग बहादुर, आनंदपुर साहिब की स्थापना हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक औरंगजेब के द्वारा हत्या किया गया 9वें गुरु का दोस्तों। इनका नाम तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना और सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत और औरंगजेब से निरंतर संघर्ष। सिखों के अंतिम गुरु जफरनामा फारसी की रचना नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में हत्या शुरू हुई। गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों में पाहुल प्रथा की भी शुरुआत की और औरंगजेब से निरंतर संघर्ष किए। और सिखों के अंतिम गुरु जफरनामा फारसी की रचना नांदेड़ महाराष्ट्र में हत्या इनकी हो गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं दोस्तों।
इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़कर दूसरी और आखिरी बार वीर स्वरूप का संकलन किया। स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भौतिक प्रति है दोस्तों, प्रति है। इसे पंजाबी में वीर कहा जाता है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया दोस्तों। सिखों का मानना है कि सभी 10 गुरु अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा थे तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब उनका शाश्वत भौतिक और आध्यात्मिक रूप है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिख गुरुओं और 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का संग्रह है, जिसमें कबीर, रविदास, नामदेव, शेख फरीद के भजन भी शामिल है दोस्तों। मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं सदी में सिखों का उदय एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ दोस्तों। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा, केस, कंघा, कृपान, कड़ा और कच्छा पांच ककार या 5 कक्के धारण करना होता है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला दोस्तों। कौन संभाला? बंदा बहादुर ने दोस्तों। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया तथा सतलुज व यमुना नदियों के बीच में अपने प्रशासन की स्थापना की दोस्तों। बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों के लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया। बंदा बहादुर को उनके शिष्य सच्चे पादशाह के उपनाम से संबोधित करते हैं। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की उनके पुत्र समेत हत्या करवा दी दोस्तों। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए सिख राज्य का उत्कर्ष थम गया, लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्यों का पुनः उत्कर्ष हुआ दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब और जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। फैजलपुर के कर्पूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों, जो पृथक पृथक जत्थों में बटे थे, को संगठित कर एक ऐसा दल के रूप में विकसित किया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया दोस्तों। दल खालसा की बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरु मत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था दोस्तों। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कर्पूर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिशनों तथा जत्थों में संगठित हो चुके थे, राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक मिशन की पहचान उनका एक झंडा, नाम और निशान होता था। सभी मिशनों के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी जो सभी मिशनों के कार्यों का क्रियान्वयन करती थी दोस्तों। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा आरंभ की दोस्तों। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव के उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। 12 मिशनों
में से सुकचकिया मिशन में जन्मे रणजीत सिंह को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। ये इतिहास में शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। चलिए हम लोग मराठा के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों मराठा के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में 18वीं शताब्दी में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था दोस्तों। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शिवाजी के पुत्र शाहू जी को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। मुगलों की कैद से आज़ाद होकर शाहू ने सतारा को अपना केंद्र बनाया दोस्तों। इसी समय राजा राम की विधवा ताराबाई ने अपने अल्प वयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी की सुनिश्चित करने हेतु शाहू जी की दावेदारी का विरोध किया। ध्यातव्य है कि ताराबाई मराठों में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला थी दोस्तों। इस तरह सत्ता पर एक छत्र राज को लेकर शाहू और ताराबाई में संघर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों। मराठा सत्ता की दावेदारी को लेकर शाहू और ताराबाई के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया और शाहू ने संघर्ष के बाद शासन प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी दोस्तों। अतः इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं की आधिपत्य की शुरुआत हुई। अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ पद वंशानुगत हो गया दोस्तों। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता को बदौलत कई मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में किया। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है दोस्तों। दूसरा संस्थापक कौन हुआ? बालाजी विश्वनाथ दोस्तों, शिवाजी के बाद मराठा राज्य का। नेक्स्ट देखिए, बालाजी विश्वनाथ ने चौथ और सरदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ को सैयद बंधुओं का साथ देकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र बाजीराम प्रथम पेशवा बना दोस्तों। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका बेटा यानी उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बाजीराव प्रथम ने 1720 से 40 तक शासन किया दोस्तों। एक प्रतिभावान सेनापति एवं एक महत्वाकांक्षी राजनेता भी था दोस्तों। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने तथा समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पादशाही के आदर्श का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक भी था दोस्तों। इसने जीवन भर ढक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर से इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया दोस्तों। इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया दोस्तों। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। किसने कहा? तो बाजीराव प्रथम ने बोला था दोस्तों।
अंततः 1740 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बाजीराव की मृत्यु तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया दोस्तों। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ दोस्तों। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्या था? बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को किस नाम से? नाना साहब के नाम से भी जानते थे। 1749 में साहू जी की मृत्यु के बाद पेशवा की शक्ति में और बढ़ोतरी हो गई। अब पेशवा ही राज्य का सर्वोपरि था दोस्तों। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से तथा पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत की तृतीय युद्ध को पृष्ठभूमि तैयार हुई दोस्तों। 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। 14 जनवरी 1761 को हुई पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? सदाशिवराव भाऊ ने किया। मराठा की तोप टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया दोस्तों। तोप टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? इब्राहिम गारदी दोस्तों। पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वाले मराठों को परास्त किया दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों मारे गए। पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दी गई कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन और जन की हानि हुई है। इस युद्ध में पराजय को बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में उनकी भी मृत्यु हो गई। पानीपत की तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन काशीराज पंडित ने किया। किसने किया दोस्तों? काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की प्रलयकारी सिद्ध हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कुछ करते हैं। माधवराव देखिए दोस्तों, माधवराव जो थे 1761 से 62 में 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया और मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत रुहेलों तथा जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1771 में मराठा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए। अब मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी बन गए। 1772 में कुछ स्रोतों में 1771 भी दिया गया है। माधवराव का क्षय रोग से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ दोस्तों। ग्रांट डफ के अनुसार पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ था जितना कि इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव 1772 से 73 में पेशवा बना, लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर एक वर्ष बाद 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी दोस्तों। पेशवा नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में भाग गए, जबकि नया पेशवा माधव नारायण राव अल्पवयस्क था दोस्तों, मतलब बच्चा था दोस्तों। पुणे में माधव नारायण राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के समर्थकों में मध्य लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। इस समय माधव नारायण राव को मराठों सरदारों द्वारा गठित 12 भाई परिषद
ने संरक्षण प्रदान किया। इस परिषद में नाना फडणवीस प्रमुख थे दोस्तों। कौन थे? नाना फडणवीस दोस्तों। इसी के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ दोस्तों, और 7 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। अंततः दोनों पक्षों में इसकी निष्फलता को भांपकर सालवाई की संधि करने का निर्णय लिया गया। सालवाई की संधि 1782 के बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और सालसेट तथा थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। सालसेट और थाना द्वीप दोस्तों। इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा महादजी सिंधिया थे दोस्तों। इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता कौन थे? महादजी सिंधिया थे। उन्होंने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की और एवं आगरा के पास शस्त्र निर्माण कारखाने स्थापित किए। शस्त्र निर्माण कारखाने। महादजी की सलाह पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायाब गुनियाब बनाया दोस्तों। नायाब गुनियाब दोस्तों बनाया। महादजी के बाद मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। महादजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। महादजी की मृत्यु 1794 में, जबकि नाना फडणवीस की 1800 में हुई दोस्तों। इसी बीच अनेक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए, और जिसमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, और नागपुर के भोसले, और ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी सेना थी तथा पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी दोस्तों। माधव राव नारायण के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना दोस्तों। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय था अंतिम पेशवा दोस्तों। यह एक अकुशल शासक था जिसने अपना पद बचाए रखने के लिए एक अधिकारी या दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। इससे मराठा बंधुत्व पर गहरा धक्का लगा दोस्तों। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों में बेसिन की संधि की और सिंधिया और भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। इस संधि के कारण पेशवा कंपनी के प्रभुत्व में आ गया और बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ दोस्तों। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 5 में दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। सिंधिया और भोसले तथा होलकर के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 में हुआ दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 में मराठा हार गए। इसके बाद पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया दोस्तों। और 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहेब, यानी जिसे हम लोग धोतू पंत, को पेंशन देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिए। अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने पर वह नेपाल भाग गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप किया जाता है। आपका सेशन समाप्त दोस्तों। आप लोग इसको बहुत से बहुत प्यार दीजिए। 1 से 2 बार जरूर वीडियो को रिवीजन कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।